स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे DDR5 के बारे में, तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है क्या? तो बेसिकली ये समझिए नेक्स्ट जनरेशन रैम है। जैसे कि रैम स्टार्ट हुआ था DDR1 से, DDR2 आया, फिर DDR3 आया जो मेरे पास अभी है। अभी काफ़ी लोगों के पास नया ले रहे हैं, DDR4 है, फिर अब DDR5 आ गया है मार्केट में। और बेसिकली आप ये समझ, जनरली ये भी PCI एक्सप्रेस जैसा ही चलता है, जितना मतलब पिछला रहता है उसका डबल हो जाता है। तो ये भी वैसा ही चल रहा है। और यहाँ पे समझिए कि कुछ-कुछ कोर एरिया में बहुत इंप्रूवमेंट पे फोकस किया गया है, जैसे कि पावर एफिशिएंसी पे, ताकि आपके लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन का बैटरी लाइफ बम-बम रह सके। और आर्किटेक्चर को रिफाइन किया गया, मतलब ऐसा नहीं कि बस बम-बम ताकत दे दो, रिफाइनमेंट पे ज़्यादा फोकस किया गया है। और इसकी कैपेसिटी भी काफ़ी बढ़ जाएगी और ये आने वाले कुछ साल तक आपका वर्कहॉर्स बनेगा। यानी कि अभी अगर आप कोई नया सिस्टम लेते हैं, अगर आप DDR5 अफोर्ड कर सकते हैं तो लीजिए, और वो आने वाले कुछ साल तक आपको एकदम निश्चिंत रखेगा। मतलब DDR5 आ गया है तो यानी DDR4 को धीरे-धीरे फेज़ आउट कर दिया जाएगा। तो बात करते हैं इसमें सबसे बड़ा चेंज जो किया जा रहा है पावर के मामले में, पावर मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड आईसी डाला जा रहा है। इंटीग्रेटेड चिप जो डाला जा रहा है, जो इस तरह का आपका यूनिट दिखेगा। और बात यह है कि पावर को ही आप जितना अच्छे से मैनेज करोगे उतनी अच्छी से इसकी एफिशिएंसी रहेगी। तो पहले होता था कि मदरबोर्ड सारा फीड करता था वोल्टेज रेल, यानी कि 1.5 वोल्ट तक के आसपास का वोल्टेज मदरबोर्ड प्रोवाइड करता था। मदरबोर्ड 12 वोल्ट लेता था, 5 वोल्ट लेता था, 3.3 वोल्ट लेता था। और उसे मतलब उसको जो डिसाइड करना, जो भी मदरबोर्ड ने जैसे इंजीनियरिंग किया है, डिसाइड किया है, वो फीड करता था रैम को। तो ये हटा दिया जाएगा। अब मदरबोर्ड का काम है भैया, हम सीधे मॉड्यूल को 5 वोल्ट दे रहे हैं, उसको कितना नीचे करना है वो खुद ब खुद चिप डिजाइन करेगा। हाँ, एक चिप का ऑब्वियसली एक रेंज है, क्योंकि मतलब चिप लेवल पे अगर आप जाते हैं तो चिप ज़्यादा वोल्टेज खाता नहीं है, तो उसीलिए वो 1.5 के आसपास ही रहेगा या उससे नीचे रहेगा, 1.1 वोल्ट रहेगा। लेकिन मान लीजिए कोई कंपनी डिसाइड करती है नहीं, हमें बहुत हाई परफॉर्मेंस चिप बनाना है, जिसको चाहिए थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज, वो कर सकती है, क्योंकि इंटीग्रेशन आईसी डायरेक्टली उसी पे है। तो इससे यही समझिए कि मदरबोर्ड में अब बहुत सारे वोल्टेज रेल नहीं बनाना पड़ेंगे। तो इससे थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा मदरबोर्ड का, क्योंकि आप ये समझिए मदरबोर्ड वालों की बैंड बजने वाली है, क्योंकि उसमें PCI 5.0 भी आ रहा है। मतलब जिस टाइम ये आ रहा है PCI 5.0 साथ-साथ आ रहा है, तो मतलब बैंड बजने वाली, तो एटलीस्ट रैम वाला डिपार्टमेंट थोड़ा-सा हल्का हो जाएगा। और ये समझिए कि मतलब कितना स्टेप डाउन करना है, ये काम सीधा PMIC का हो जाता है। मतलब ये आईसी का जो सेटअप है, ये कंपनी को डिसाइड करना है कि भैया इससे आप वोल्टेज घटाते हो, कितना घटाते हो, कैसे करते हो, कैसे एफिशिएंटली करते हो, ये सब उसका हो जाएगा। और इससे एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन है बेटर पावर मैनेजमेंट, क्योंकि आप समझिए कि रैम जो है, अगर मदरबोर्ड करते हो तो मदरबोर्ड को बहुत वेगली बनाना पड़ता है कि मतलब एकदम जरूरत से ज़्यादा हॉर्स पावर दे दो। क्या पता अगर उसे ज़रूरत नहीं, जैसे कि मान लिया आपने मदरबोर्ड बना दिया, आपने उसमें 4 स्लॉट दिया है, आप तो डिसाइड ऐसा करोगे ना कि भैया इसमें चारों स्लॉट पे वर्स्ट केस सिनेरियो का रैम, यानी जो बहुत पावर ड्रॉ करता है वो भी लगा दे तो भी फीड कर सकें, तब जबरदस्ती का वेस्ट करो एनर्जी। लेकिन वहीं पे अगर आपका चिप ऑन मतलब स्टिक है, तो ऑन स्टिक तो उसके हिसाब से बनाया जाएगा ना, कि जैसे मान लीजिए अगर इसमें 16 जीबी, ये 16 जीबी कम हो गया, मान लीजिए एक स्टिक 16 जीबी का है, उसके हिसाब से वो डाल दिया। फिर आपने एक स्टिक बनाया जो 32 जीबी का है, उसके हिसाब से आप बना दिए। फिर एक है जो 32 जीबी का लेकिन बहुत हाई स्पीड है, ओवरक्लॉकेबल है, या उसमें बहुत RGB है, उसके हिसाब से आप इसे कॉन्फ़िगरेबल बना सकते हैं। तो इसीलिए ये पावर के मामले में एक हेडेक हटा देगा मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर के हाथ से और उससे हर मतलब अलग-अलग तरह का रैम स्टिक्स पॉसिबल हो जाएगा, कि कुछ जो जो ज़रूरत से ज़्यादा पावर खाता है, लेकिन पहले तो डिज़ाइन नहीं कर सकते, मदरबोर्ड का स्लॉट के अंदर फिट होना था, मतलब उसका पावर एनवेलप के अंदर। यहाँ पे पावर एनवेलप पे थोड़ा सांस लेने की काबिलियत आ जाती है। और बेस वोल्टेज को घटा दिया गया है, 1.2 वोल्ट से 1.1 वोल्ट कर दिया गया है। उससे अगर सब चीज़ सही रहा तो इस सेटअप का जो वेस्ट हीट निकल रहा है वो मैनेज हो जाना चाहिए। तो PMIC ये बेस सबसे बड़ा डिज़ाइन अंतर आपको देखने में लगेगा यही, कि भैया यहाँ मतलब सिर्फ चिप्स की जगह पे आपको एक बहुत बड़ा सा इंटीग्रेशन सिस्टम दिख जाएगा। तो वही समझिए, ये नेक्स्ट लेवल का RGB लाइटिंग चालू करने को आपको दे देगा, और बहुत सारे एडवांस फंक्शन जो अभी नहीं समझ में आएगा। धीरे-धीरे जब कंपनीज इसको उतारने लगेगी, मास प्रोडक्शन करने लगेगी, तब इसका लोग इस्तेमाल करेंगे। अभी तो बस बेयरली, क्योंकि DDR5 बहुत नया है अभी। तो वैसे ही देखते-देखते 1-2 साल के अंदर DDR5 भयानक-भयानक चीज़ करेगा, क्योंकि ये वो पॉकेट खोल देगा। ये मतलब समझ रहे हो, थोड़ा साँस लेने का मौका देगा। अब बात करते हैं आर्किटेक्चर में क्या-क्या चेंज किया गया है। तो बेसिकली कैपेसिटी पे सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट किया गया है, कि पहले था कि DDR4 मैक्सिमम जबरदस्ती का ठूस के आप 64 तक जाएँगे, वो रो देगा उसके बाद। 32 से ऊपर जनरली आपको मिलेगा भी नहीं। वही को उसको सीधे 128 जीबी तक कर रहे हैं। मतलब बेसिकली जितना आपका DDR4 था उसका डबल, और दिमाग में आया, सीधे उसका डबल कर दिया जा रहा है। और यहाँ पे हिसाब ये है, जैसे अभी भी एक ही पाइप है, जो कहते हैं ना सिंगल चैनल, डुअल चैनल, ये अभी भी एक
टेक्निकली चैनल, लेकिन चैनल के अंदर 2 सब चैनल दिया जा रहा है और वो दोनों चैनल 32 बिट का है। तो बोलेंगे यहाँ 40 बिट्स क्यों लिखा है, वो एरर करेक्शन बिट भी उसके साथ जा रहा है। तो वही समझिए 64 बिट और 32 बिट वर्सेस 2 कर देंगे। तो इससे फायदा क्या होगा, मतलब आपके पास एक मोटा पाइप की जगह आप 2 पतला पाइप क्यों डाल रहे हो? बात है 2 पतला पाइप डालने से लेटेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि पाइप आपको हमेशा फुल भेजना रहता है, तो कचरा भरना पड़ जाता है रैम को लिटरली कचरा भरना पड़ के भेजना पड़ जाता है। अगर सीपीयू बीच रास्ते में बोलता है कि या नहीं हमें कुछ और डेटा चाहिए, तो वो हो जाता है भैया हम क्या करें। इसीलिए आप लोग हमेशा सुनते होंगे डुअल चैनल रैम रखना ज़्यादा फायदेमंद होता है। कारण वही है कि मतलब उससे सीपीयू के पास ज़्यादा कंट्रोल रहता है कि हमें कौन सा डेटा चाहिए। और ये सब सीपीयू समझिए गीगाहर्ट्ज़ में चल रहा है, तो इसको फटाफट डेटा ये चेंज करने का हो सकता है। तो उस मामले में कि अगर एक स्टिक के अंदर ही आप 2 पाइप डाल देते हो, तो उससे होता है कि वो ज़्यादा इफिशिएंट हो जाता है। ये नहीं होता कि कैपेसिटी ज़्यादा नहीं बढ़ रही, बस ये हो रहा है कि हम फटाफट चेंज कर पा रहे हैं, लेटेंसी कम हो पाएगी। और बर्स्ट लेंथ पे काफ़ी मेहनत किया गया, यानी कि कितना बड़ा बकेट फेंका जाता है, वो बकेट को 8 बिट से 16 बिट तक कर दिया गया है। इसका आपको बस यही समझना है कि सीपीयू को ये भरपुष्ट खिला सकता है। यानी कि जो भी आर्किटेक्चर, खास तौर पे लोग एएमडी पे नज़र लगा के रखे हुए हैं, क्योंकि एएमडी सीपीयू एक्चुअली हाई स्पीड रैम इस्तेमाल कर पाता है राइजन सीरीज़ में। राइजन सीरीज़ में मतलब अगर आप इंटेल का लेते हैं और राइजन लेते हैं, तो राइजन में आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि आप सस्ता रैम इस्तेमाल कर रहे हो कि महंगा कर रहे हो। इंटेल मतलब इंटरनली सफिशिएंट होता है। तो इस कारण से सबको है कि जब AMD राइजन 7000 सीरीज मार्केट में उतरेगा, तो वो एक्चुअली इस रैम का पूरा बम ताकत दिखा पाएगा। तो वही समझिए, क्योंकि इंटेल अभी DDR5 उतार चुका है, लेकिन वो परफॉर्मेंस ठीक है, बस वैसा वाव नहीं है। और इसका मेन ये समझिए कि मोबाइल में ऑलरेडी आ चुका है, सैमसंग के बहुत सारे फ्लैगशिप मोबाइल फ़ोन में DDR5 आ चुका है। बोले ऐसा कैसे हो गया? बात है सैमसंग सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर बने बैठा है, तो उनके लिए सिर्फ फ़ोन उठा के इधर से करना है कि भैया मोबाइल डिवीजन बोल रहा है फ़ोन उठा के सेमीकंडक्टर हमें भैया DDR5 दे दो, तो वो ऑलरेडी DDR5 दे रहे हैं और बहुत सारे और वेंडर को भी सप्लाई कर रहे हैं। तो ये समझिए आर्किटेक्चर में ये किया गया, पहला कैपेसिटी बढ़ा कर दी है, दूसरा एक चैनल के अंदर ही 2 सब चैनल डाल दिए हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से साइक्लिंग हो सके, लेटेंसी अच्छी हो सके, और बर्स्ट लेंथ को बड़ा कर दिया है, जो सबसे बड़ा मतलब चेंज आएगा, जिससे अगर सीपीयू का आर्किटेक्चर अगर अच्छा है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करता है, बम स्पीड आएगा उससे। और यही आपको मतलब टोटल मतलब जिसे कहते हैं ना आर्किटेक्चरल इंप्रूवमेंट, यही टोटल आर्किटेक्चरल इंप्रूवमेंट है। अब यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा हॉच पॉच वाला सिचुएशन में, जैसे कि इसमें सब काफ़ी लोग क्लेम कर रहे हैं कि इसमें ऑन डाई ECC है। ये बात एकदम 100% सत्य है, लेकिन इसमें घोटाला है। घोटाला ये समझिए कि मेन लाइन ECC नहीं है, यानी कि ये जो ऑन डाई ECC है, ये कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद है, यानी कि जो भी मैन्युफैक्चरर्स है। कारण ये कि जितनी बार आप डाई श्रिंक करते हैं, एरर रेट बढ़ जाता है। यानी कि अगर आपको कोई बोलता है कि ये चिप बनाओ जो अराउंड 100 नैनोमीटर पर बना है, जैसे कि आपके स्पेस इक्विपमेंट्स पे लगाया जाए, या 200 नैनोमीटर जो मतलब मार्स रोवर सब में लगता है, उसमें आप गारंटी दे सकते हैं एक चिप का मतलब एक ट्रांजिस्टर, डायोड, हर चीज़ परफेक्ट बना है, एक गेट परफेक्ट बना है। लेकिन जैसे आप नैनोमीटर छोटा करते जाते हो, जैसे 5 नैनोमीटर तक पे आप आ जाते हो, वो एरर रेट बढ़ते चला जाता है। तो बात होता है कि आपने बना लिया, लेकिन आपका पूरा वेफर फेंकना पड़ सकता है कि उसमें डिफेक्ट आ गया है तो। लेकिन अगर ऑन डाई करेक्शन रहता है, तो वो फेंकने का रेट थोड़ा कम हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि सारा समस्या सॉल्व करता है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ का एक इफिशियंसी होती है कि मैं इस पर 100 बिट्स डाल रहा हूँ, क्या ये 100 का 100 स्टोर करेगा? नहीं, कभी नहीं करेगा। वो 100 डाल रहा हूँ, 98 वो रिलायबली कर ले रहा है, ठीक है, बल्ले बल्ले। लेकिन ऑन डाई ECC कर लेने से वो 100 डाल रहे हैं, अगर वो एरर कर भी दे रहा है, तो वो खुद ब खुद मैनेज कर लेगा। इसीलिए ये कंप्यूटर से नहीं बात करेगा कि मुझे एरर डिटेक्ट किया है, मैं इसे ठीक करके भेज दे रहा हूँ आपको। तो मेन लाइन ECC, यानी कि जो सर्वर में लगाया जाता है, जो शुद्ध ECC होता है, उसका ये बाय डिफॉल्ट रिक्वायरमेंट होता है कि पूरा CPU से बात करे कि भैया हमारे यहाँ डेटा में घोटाला हो गया है। इसीलिए उसको एक एक्स्ट्रा जनरली चिप डालना पड़ता है, क्योंकि वो पैरिटी कैलकुलेशंस करते रहते हैं। तो ये समझिए कि इसका मतलब क्या होता है ऑन डाई ECC का मतलब, आपका डेटा जब रैम के अंदर रखा हुआ है, बल्ले बल्ले सुरक्षित बम, लेकिन ट्रांजिट में वो लटक सकता है। तो ट्रांजिट में लटकने का मतलब क्या हुआ कि CPU से जब रैम के पास डेटा भेजा जा रहा है, या रैम से CPU जब डेटा उठा रहा है, उस टाइम उसमें बिट फ्लिप हो सकता है। और बिट फ्लिप होने का 2 मेन कारण होता है, आपका थर्मल फ्लक्चुएशन, कि अगर आपका CPU गर्म है, सर्वर एनवायरनमेंट में है, या इंडिया में आप कहीं रह रहे हो, बम गर्मी है, AC नहीं चल रहा है, लाइन भागा हुआ है, तो उस सब जगह पे बिट फ्लिप हो सकता है, और कॉस्मिक रे से होता है। और बात यह है कि कुछ क्रिटिकल अगर आप काम कर रहे हो, जैसे कि मान लिया आप कोई रेंडर कर रहे हो, जो कि कुछ रेंडर कई दिन खा सकते हैं, वो सब केस में अगर आपका रैम का बिट फ्लिप एक बार गलत टाइम पे हो गया, आपका पूरा सिस्टम ब्लू स्क्रीन मार जाएगा, बहुत लॉस होगा। तो वो सब केसेस में जब भी, इसीलिए आप वर्क स्टेशन में लोग ECC खोजते हैं। सर्वर बिना ECC के कोई बनाता नहीं, कारण वही है कि डेटा कहाँ फ्लिप हो रहा है इसकी गारंटी आप नहीं ले सकते। मॉड्यूल में भी काफ़ी बार फ्लिप होता है, जिससे ये बचा लेगा, बल्ले बल्ले, लेकिन ट्रांजिट में फ्लिप हो गया, तब आप क्या करोगे? तो ये बात समझना ज़रूरी है।
कि ये जो ऑन डाई ACC है ये शुद्ध ICC का इंप्लीमेंटेशन नहीं है, क्योंकि ये चिप बनाना सस्ता कर देता है, मैन्युफैक्चरिंग बल्ले बल्ले। फिर रिलायबिलिटी के लिए ये उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका प्रोसेसर अभी भी नहीं जानता कि अरे मेरे पास गलत बिट आ गया, उसे डबल चेक करो, उसे ठीक करो, यार कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए आपको अभी भी अगर ECC को पाइपलाइन चाहिए तो आपको पूरा पाइपलाइन देखना होगा, यानी कि आपको CPU, जैसे CPU में होता है ना, इंटेल मतलब लूटने के लिए ये करता है कि हमारे बेसिक CPU में हम ECC डिसेबल कर देंगे, भले उसमें फिजिकल सिलिकॉन बना हुआ है, डिसेबल कर देंगे, और जब उसका X वेरिएंट खरीदेंगे, अनलॉक्ड खरीदेंगे, K वेरिएंट खरीदेंगे, तो हम उसमें खोल देंगे। एग्जैक्ट सेम CPU है, मतलब ये आप उसको लिटरली खोल के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे, वो एग्जैक्ट सेम चीज़ दिखेगा, बस डिसेबल कर देते हैं माइक्रो कोड डाल के। तो इसीलिए मतलब AMD मतलब ऑब्वियसली नीचे से ऊपर आ रहा था, तो वो लोग बोले नहीं हम दे देते हैं ECC। तो आपको CPU चाहिए जो ECC सपोर्ट करता है, फिर आपको मदरबोर्ड चाहिए जो ECC के लिए सपोर्ट करता है, फिर रैम होना चाहिए। ये तीनों होगा तभी आपको वो प्रॉपर ECC मिलेगा जो आपका सर्वर में इस्तेमाल होता है। क्या ये बेस मतलब जो DDR4 है बिना ECC वाला उससे बेटर है? थोड़ा बेटर। क्या ये शुद्ध सर्वर लेवल पे बेटर है? नहीं, ये मतलब थोड़ा हौच-पौच है। मैंने नीचे एक वीडियो दे दिया, प्लीज़ देख लीजिए, डॉक्टर कटरस का है, थोड़ा ठंडे दिमाग से वो एक्सप्लेन करता है ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में जाके, कि मतलब ऑन डाई ECC अच्छा चीज़ है, लेकिन ये फुल ECC नहीं है। और तो बात बनता है कि कंपनी क्यों नहीं कर रही, जब आधा दूर तक आ ही गए तो फुल क्यों नहीं कर दे रहे। बात यह है कि ECC एक हार्ड लॉक्ड स्पेक शीट होता है, यानी कि ECC का मतलब समझिए कि सर्वर प्रोडक्ट्स आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा उटपटांग नहीं रहता है, मतलब फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे ज़्यादा नहीं है, मतलब आप डेस्कटॉप लेंगे तो 5 गीगाहर्ट्ज़, ये सर्वर लेंगे 4.5, भाई घट क्यों गया। बात वही है कि उनको वैलिडेट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि मैं कह रहा हूँ 4.5 पे चलेगा तो मतलब ये 4.5 पे 24/7/365 अंटिल 5-10 ईयर्स तक ये चल सकता है। तो उसीलिए रैम के साथ भी वही होता है कि जब आप सर्वर्स पे सर्वर चला रहे हैं, रेंडर फार्म पे रेंडर फार्म चला रहे हैं, वो सब में आपको ये नहीं देना कि फास्टेस्ट दो, आपको ये देना कि बीच रास्ते में ये नहीं लटकेगा। तो इसीलिए उसका स्पेक लॉक हो जाता है, यानी कि DDR4 और DDR5 का जो लॉन्च स्पेक है कि मतलब इतना 56 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड होना चाहिए, वो वहाँ रुक देंगे। उससे ज़्यादा अगर वो बना भी सकते नहीं देंगे, क्योंकि उनको स्टेबिलिटी ज़्यादा देना होता है। तो आपका मतलब थोड़ा सा परफॉर्मेंस घटता है बेंचमार्क्स में, इसीलिए कंपनी मतलब दिखाने के लिए भी चाहती भी नहीं है ऐसा बनाए। लेकिन हाँ, जिनको सीरियसली पता है कि ECC रैम की क्या वैल्यू है, वो शांति से बोलते हैं चुपचाप से हमको हुला लाला मत दो, हमको शांति से ECC दो। तो वो CPU खरीदेंगे उसके हिसाब से, मदरबोर्ड खरीदेंगे और रैम खरीदेंगे उसके हिसाब से। तो ऑन डाई ECC अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ना हो जाए। तो बात करते हैं कि आपको खरीदना चाहिए या नहीं। तो शुद्ध भाषा में अगर आप अफोर्ड कर सकते हो शांति से खरीदो, और अगर आप पैसा सोच रहे हो कि मैं पैसा जोड़ के थोड़ा रुक जाऊं या अभी कंप्यूटर ले लूं, अगर आप रुक सकते हैं तो प्लीज़ ले लीजिए। कारण ये है कि ये बात एकदम सही है कि आप अभी अर्ली अडॉप्टर टैक्स देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, यानी कि नया टेक्नोलॉजी है, बहुत कीमत भरेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको गेन काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि आप ये समझिए कंप्यूटर में सबसे आसान तरीके से क्या अपग्रेड किया जाता है, रैम। मतलब आप जानते होंगे लोगों को जिन्होंने रैम अपग्रेड किया, हार्ड डिस्क और रैम ये सबसे कॉमनली अपग्रेडेड चीज़ है। तो अगर आप हार्ड डिस्क तो ऑब्वियसली आप बाहर से भी जोड़ सकते हो, NAS जोड़ सकते हो, जो कि आप लोग रिकमेंड करेंगे कि अगर आपका डेटा सेट बड़ा हो रहा है, वीडियो एडिटिंग बम बम कर रहे हो, तो आपको सब लोग बोलेंगे भैया एक कंप्यूटर के अंदर मत रखो, शांति से डेडिकेटेड NAS रखो, एटलीस्ट हार्ड डिस्क फेलियर से वो बचा पाएगा। तो वो सब के लिए आपको करेंगे, लेकिन फिर प्रोसेसिंग कहाँ से बढ़ाइएगा, रैम डाल के। जितना मल्टीपल चैनल्स होगा उतना बम बम काम करेगा। तो रैम सबसे चीप होता है अपग्रेड करना लॉन्ग टर्म में अगर आप देखना चाहें। तो इसीलिए यहाँ पे अभी आप पैसा बचा लो, बाद में आप अपना ही सिर पिटोगे कि अरे यार लॉन्च के टाइम ही खरीद लेते, भले थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन आप गाड़ी आगे तक चल पाता। और रहा बात परफॉर्मेंस पे कितना असर रहेगा, बहुत ज़्यादा मत एक्सपेक्ट कीजिए। कारण यह है कि इसके साथ जो एक पैकेज आ रहा है जिसे हम लोग कहते हैं PCI Gen 5, ये ज़्यादा मायने रखेगा। कारण क्या है, ये पहली बार हो रहा है कि PCI 5.0 63 GB, मतलब 64 होता है टेक्निकली, लेकिन 63 स्टेबिलिटी के साथ और मतलब एरर करेक्शन के साथ 63 Gbps पे चल रहा है। और अगर आप रैम को देखेंगे वो 51 Gbps पे चल रहा है, यानी कि PCI एक्सप्रेस रैम से तेज चल रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर अच्छे से प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए जाएं, वो रैम बाईपास कर सकते हैं, जो कि कोशिश की जाए जैसे गेम इंजन्स में है ना कि डायरेक्ट GPU डिकोडिंग करे, डायरेक्ट मेमोरी ये मतलब सीधे SSD से डेटा निकल के सीधे GPU को दिया जाए। वो सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि PCI एक्सप्रेस अब उतना फास्ट हो गया है। तो PCI 5.0 में अब आराम से ऐसा मतलब किया जा सकता है कि मेन बल्क लोड प्रोसेसिंग आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में बैठा रहेगा, उसको नहीं कुछ करना है, क्योंकि वो उसके हिसाब से बनाया गया, उसके हिसाब से लिखा गया, तो कौन छेड़े उसको, वो रहे होगा पे। लेकिन आपका जो बहुत सारा रेंडरिंग फार्म इक्विपमेंट्स हो गया, जिसमें रेंडरिंग फार्म जैसे हम लोग करते थे गेम में, तो जैसे AO रेंडरिंग करना होता था तो 15-20 मिनट लग जाता था। अगर वो ऐसा हो जाए कि उसको बहुत बड़ा सीन रेंडर करना है, हम लोग भाई लगा दिए रेंडर, आओ भैया 1-2 हफ्ता बाद आओ, तब तक रेंडर होगा, और मनाओ कि बीच में क्रैश ना हो। लेकिन अगर वो उतना करें तो उसके लिए आपको उसका रैम लगाना पड़ेगा, जो आप लोग रिसेंटली देखते हो कि रैम देख रहे हैं 256 GB का रैम का रेंडर हाउस है, 500 GB का, वो सब अब नहीं करना पड़ेगा। वो सब हो सकता है कि आप आराम से 64 GB का रहे कि ऑपरेटिंग सिस्टम और मेन इंजन चला सके, और मेन रैम का काम PCI 5.0 ही कर ले, भैया हम ही फास्ट हैं, हम ही संभाल लेते हैं, और हमारे में तो दिक्कत भी नहीं कि बीच रास्ते में लाइन भाग गया तो हमारा डेटा ब्लीक हो जाएगा, हम संभाल लेंगे।
तो वही समझिए। लेकिन अभी ये समझिए कि अभी जो इंटेल ने DDR5 उतारा, वो DDR5 रश के तौर पे उतारा गया, मतलब लिटरली परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लिटरली लोगों को आ रहा है भैया मैं 4 रैम स्टिक डाल रहा हूँ DDR5 का काम नहीं कर पा रहा है, बूट कोड एरर मार जा रहा है मतलब बहुत सारे टीदिंग प्रॉब्लम है, मतलब बहुत इफिशिएंट यूज़ नहीं हो रहा है। तो सबका होप है कि ये जब AM5 सॉकेट आएगा AMD 5000 से, क्योंकि इनके पास बेनिफिट है कि ये देख लिए इंटेल की क्या गलती है, और अभी इसको नहीं लॉन्च करना है, इसको लॉन्च होना है अराउंड कहिए जनवरी तक में आ जाना चाहिए। तो माइक्रो कोड को जितना रिफाइन ये अगर कर लेते हैं तो ये अच्छे से DDR5 को यूज़ कर पाएगा, और ये लोग एकदम कटौती नहीं किए, शांति से DDR5 और PCI 5.0 एक साथ उतार रहे हैं। तो ये एक्चुअली इसका यूज़ कर पाएगा, और इसके सामने इसके बाद जो इंटेल रिलीज़ किया जाएगा वो भी DDR5 को अच्छे से यूज़ कर पाएगा। लेकिन अभी के जो कोई प्रोसेसर्स हैं वो उतना बम बम नहीं है। DDR5 आपको लेने का ये फ़ायदा होगा कि लॉन्ग टर्म तक आप कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, और रैम बहुत आसानी से अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि रैम वन ऑफ द चीपेस्ट थिंग है अपग्रेड करना। इसीलिए ले अगर सकते हैं तो ज़रूर ले लीजिए, नहीं अफोर्ड कर सकते तो समझ में आ रहा है, लेकिन आप ज़रूर समझिए कि आप लॉन्ग टर्म मतलब अपना यूजेबिलिटी को थ्रो अवे कर रहे हैं। क्योंकि आप मान लीजिए डेस्कटॉप यूज़ करते हो 5 से 6 साल, उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि मैं इस डेस्कटॉप को कुछ और बना देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप NAS बना देना चाहते हो, या कोई तरह का सिक्योरिटी सर्वर बनाना है, कुछ भी करना है, जो आप सबसे पहले चीज़ सोचोगे भैया रैम बढ़ाते हैं, रैम बढ़ाएंगे, उस टाइम DDR4 का दाम DDR5 से ज़्यादा होगा, क्योंकि म्यूजियम से खरीदना पड़ेगा। तो हिसाब वही समझिए, खरीद अगर सकते हैं तो खरीद लीजिए, नहीं खरीद सकते तब अलग बात है, लेकिन खरीद सकते हैं और लंबा यूज़ करना चाहते हैं DDR5 लेना ही अच्छा है। और सबसे बेस्ट होगा AMD 5000 ये AMD 7000 सीरीज़ का इंतजार करें, तब जाके आपको फुल परफॉर्मेंस मिलेगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन DDR5 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करूँगा। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।